और अब बात करते हैं राजस्थान के जयपुर के चौमू इलाके की, जहां पर हुए विवाद के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिसके तहत पठान चौक कॉलोनी में भारी पुलिस बल मौजूद रहा और अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। बता दें कि प्रशासन की ओर से 20 बूचड़खानों को नोटिस दिया गया था, जिन्हें आज बुलडोजर की मदद से गिराया गया। तस्वीरें कार्रवाई के दौरान की आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। करीब सवा घंटे तक इलाके में बुलडोजर की गूंज सुनाई दी। इसके बाद अब सिर्फ मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कार्रवाई के तहत इलाके में 23 घरों और दुकानों के बाहर बने चबूतरों और सीढ़ियों को तोड़ा गया। इसके अलावा 2 दुकानों और एक निर्माणाधीन बिल्डिंग को भी किया गया है। आरोप है कि इनका निर्माण बिना विभाग की मंजूरी के किया गया। वहीं भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई ये कार्रवाई बिना किसी हंगामे के संपन्न हुई। बाजार खुलने से पहले ही नगरपालिका और प्रशासन ने कार्रवाई को खत्म कर दिया। बता दें कि 25 दिसंबर को चौमू इलाके में हिंसा हुई, इसकी वजह से इलाके में तनाव पसर गया और इसी मामले में अब बुलडोजर एक्शन लिया गया है। तो वहीं कई अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेते नगरपालिका की ओर से नोटिस भी चस्पा किया गया। नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिमोलिशन करना, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जाब्ता उपलब्ध कराया है नगर परिषद। करीब करीब वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हीं की अवैध अतिक्रमण है जो हटाने की कार्रवाई चल रही है। तो चौमू की आपको हम दिखाते हैं 2 तस्वीरें, किस तरह से यहां पर आज सुबह बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और 26 दिसंबर की वो तस्वीर भी जब आरोपियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। ये वो आरोपी थे जिन पर पथराव को करने का आरोप था। पुलिस टीम पर इन आरोपियों ने पथराव किया था, वहां पर हिंसा को भड़काया था, उपद्रव किया था और इन्हीं आरोपियों को 26 दिसंबर को पुलिस पकड़कर ले गई थी। पुलिस टीम पर पथराव करने वालों को सख्त संदेश आज की कार्रवाई से दिया गया है। जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, आप पत्थर के वो टुकड़े भी देख रहे हैं जो टीम पर फेंके गए थे। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह सुबह चौमू के लोग बुलडोजर की आवाज के साथ उठे। जब बुलडोजर लेकर टीम वहां पर पहुंची, दुकानों के बाहर, मकानों के बाहर जो अवैध तरीके से सीढ़ियां बनाई गई, चबूतरे बनाए गए थे, उनको तोड़ा गया, अवैध निर्माण को हटाया गया। इस दौरान वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पूरा इलाका छावनी की तरह नजर आया। उपद्रवियों पर कार्रवाई की वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वो उपद्रवी जिन्होंने पुलिस टीम पर पथराव किया था, पुलिस के खिलाफ हिंसा को भड़काया था। कानून को अपने हाथ में लेकर उपद्रव फैलाया था। इस तरह के उपद्रवी हमारे लिए नहीं, हमारी समाज के लिए भी घातक है। ये बुलडोजर कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये कानून के समर्थन में है। राजस्थान में शांति भंग करने वाले, हिंसा फैलाने वाले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एक जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रदेश के कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और विश्वास को सर्वोपरि मानते हुए इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से हुई मौत के मामले में अब शुरुआती रिपोर्ट भी आ गई है। जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट में पानी में मिलावट और उसका दूषित होने की तरफ ही इशारा किया गया। पानी के सैंपल में फीकल कॉलीफॉर्म, ई कोलाई और क्लेस बेला जैसे बैक्टीरिया मिले हैं, जो उल्टी दस्त के लिए जिम्मेदार होते हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ सैंपल में विब्रियो कॉलरी जैसे तत्व भी मिले हैं, जिनसे हैजा की बीमारी का खतरा होता है। हालांकि अभी तक सिर्फ 80 सैंपल की ही जांच की गई है। इनमें से कुछ की रिपोर्ट सामने आ गई है और विस्तृत लैब रिपोर्ट का अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। तो इंदौर के जहरीले पानी में क्या था? जो सैंपल की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक फीकल कॉलीफॉर्म, ई कोलाई, क्लेसबेला ये पाया गया है, जो उल्टी दस्त के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही हैजा के लिए जिम्मेदार विब्रियो कॉलरी के तत्व भी इसमें पाए गए हैं और यही वजह है कि ये पानी जानलेवा बन गया। जो पानी जीवन देता है वो यहाँ पर जान लेने वाला साबित हुआ। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर में जहरीले पानी से मौत को लेकर लापरवाही की कहानी लगातार सामने आई है। भागीरथपुरा वो इलाका जहां दूषित पानी पीने से लोगों की जान गई थी। उसी इलाके के बीजेपी पार्षद कमल बाघेला ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बड़ा खुलासा किया। दावा किया बाघेला ने कि उन्होंने 3 साल पहले प्रदूषित पानी को लेकर शिकायत की।
जब सुनवाई नहीं हुई तो 6 महीने पहले भी अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब लोगों की जान जाने के बाद पार्षद कमल वाघेला ने सीएम यादव को चिट्ठी लिखकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कमल वाघेले का यह भी दावा है कि जहरीले पानी से 12 लोगों की जान गई है। आंकड़ों में कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि जिनकी मौत घर पर हुई उन्हें गिना नहीं गया। तो तस्वीर आप उस दौरान की देख रहे हैं जब यहां पर कैलाश विजयवर्गीय पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन उनका विरोध वहां पर एक महिला ने करना शुरू कर दिया। वो महिला जिसने अपने परिवार के सदस्य को खोया था, वो महिला यहां पर खुले तौर पर मुखातिब करती हुई नजर आई है। और अब यहां पर जो स्थानीय पार्षद हैं वो ये कह रहे हैं कि जहरीले पानी को लेकर, दूषित पानी को लेकर वो पहले भी लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन जो शिकायत थी वो प्रक्रिया में ही उलझकर रह गई, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके लिए जिम्मेदार है कि अगस्त में जो हो गया, जो चीज़ हो जानी चाहिए थी, अब आज तक नहीं शुरू हुई। एक्चुअल में जब भी कोई काम होता है तो 5-7 प्रोसेस से गुजरता है ना। जनता का फीडबैक आता है, फिर हम पत्र लिखते हैं, इंजीनियर उसका प्रस्ताव बनाता है, वो सबमिट करता, वो आगे जाता है, उसके बाद में फिर वो टेंडर में जाता है, टेंडर के बाद निविदा में जाता है, वर्क ऑर्डर होता है, एलओई होता है। ऐसा करके एक लंबी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के कारण से डिले हुआ और कुछ कारण मुझे लगता है कि जो 2-4 महीने पहले हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ। इसकी शिकायत मैंने की है और मुख्यमंत्री जी ने उसके जांच के आदेश दिए हैं कि जो भी कारण बने उस पर, जिन भी व्यक्तियों के कारण बनेंगे, जो अधिकारी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। ये बीमारी फैली, लोगों की जान गई, अभी भी लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, मौत के आंकड़े। कलेक्टर साहब 4 बताते हैं, महापौर साहब 7 बताते हैं, मंत्री जी 8-9 बताते हैं, और फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि कन्फ्यूजन है। ऐसी क्या कन्फ्यूजन है इस बारे में? आपके तो आप कह रहे हैं कि घर के व्यक्ति हैं, सब लोग सगे संबंधी है, तो मौत के आंकड़ों को लेकर के क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है? एक्चुअल में क्या है, स्वास्थ्य विभाग ने वो आंकड़े जारी करे जो हॉस्पिटल में लोग एडमिट हुए थे, उनके रिकॉर्ड पे आए, ठीक है, तो उनने अपने आंकड़े जारी करे। हम क्षेत्र में घूमते हैं, जनता से मिलते हैं, तो हमको हमारे क्षेत्र के जो लगभग 12 लोग की डेथ हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री हमारे कैबिनेट। वार्ड 11 के बीजेपी पार्षद कमल वाघेला ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी के मुताबिक 12 नवंबर 2024 को ही तैयार कर ली गई थी नर्मदा की नई पाइपलाइन की फाइल। अफसरों ने 7 महीने तक फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दबाव डालने पर 30 जुलाई 2025 को टेंडर जारी किया गया, लेकिन टेंडर के काम को समय सीमा में पूरा नहीं किया गया। कई बार स्थानीय लोगों ने विधायक, पार्षद और महापौर से शिकायतें की थी। 311 सीएम हेल्पलाइन पर लंबे समय से शिकायतें की जा रही थी। अब बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि दूषित पानी से 12 लोगों की जान चली गई। दुखद यह है कि एक तो पीने के साफ पानी का इंतजाम किया नहीं गया, उसके बाद जब लोगों की जान चली गई तो मौत के आंकड़े पर पर्दा डालने का काम लगातार किया जा रहा है। सुनिए इंदौर के रहने वाले और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौत के आंकड़ों को लेकर किस तरह अलग अलग बयान दे रहे हैं। सर, मौत के आंकड़े कंफर्म नहीं हो पा रहे सर अभी तक। अभी 2 या 3 है, अभी 2 या 3 है। सर, डेथ का आंकड़ा अभी तक क्या है? वही मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है, लेकिन मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। ऐसा है कि आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी वो 4 दी है एपिडेमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज रिपोर्ट पेश की जाएगी और राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने ये स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। दोपहर 12 बजे के बाद इस पर सुनवाई संभव है और कल राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने ये स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। आज प्रशासन रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। जबलपुर से डबल बेंच के जज ऑनलाइन इस मामले को लेकर
सुनवाई करेंगे। क्या हुआ है अब तक, क्या कदम उठाए गए हैं, रिपोर्ट्स में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये पूरी एक स्टेटस रिपोर्ट सरकार से मांगी थी कल ही हाईकोर्ट ने, जो आज पेश की जानी है। उधर मौत के आंकड़ों पर हो रही लीपापोती पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार पर मौत के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया है। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के, पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? पटना से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हत्या की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में 16 साल के एक लड़के की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने वारदात के कुछ घंटे बाद ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि नाबालिग का उसकी बहन से अफेयर चल रहा था। कई बार उसने अपने दोस्त को बहन से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो आरोपी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी है। तो दोस्त की बहन से प्यार करना यहां भारी पड़ गया। जो आरोपी पकड़ में आया है उसने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि जो मृतक लड़का था उसकी बहन के साथ अफेयर चल रहा था। उसने कई बार उसको समझाया कि उसकी बहन से वो दूर रहे, लेकिन वो नहीं माना। और जब वो नहीं माना तो आरोपी ने उसे मौत की नींद सुला दिया। हत्या की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और जो परिवार है वो कोहराम है। दोस्त की बहन से प्यार करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। और लड़की के भाई पर ही अपने दोस्त को कत्ल करने का इल्जाम लगाया। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी कीमत जान देकर चुकाई है युवक ने, जिसका कत्ल उसी लड़की के भाई ने कर दिया जिस लड़की के साथ उसके प्रेम संबंध थे। गोलू कुमार की हत्या गला घोंटकर कर दी गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या कारित करने वाले अनीश कुमार को गिरफ्तार किया। हत्या के पीछे मुख्य वजह है मृतक का हत्या कारित करने वाले और उसकी बहन दोनों से अवैध संबंध बताया जा रहा है। वहीं यूपी के गाजियाबाद पुलिस का चौंकाने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने गाजियाबाद पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में एक पुलिस थाने के एसएचओ अजय शर्मा एक व्यक्ति की पीठ पर मोबाइल फोन रखकर उसकी नागरिकता जांच करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एसएचओ ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मशीन बता रही है कि ये आदमी बांग्लादेशी है, जबकि उनके हाथ में केवल एक मोबाइल फोन दिखाई देता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे तमाम पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं जो पीठ पर मोबाइल रखे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि ये ऐसी मशीन है जो पता लगा देती है कि व्यक्ति बांग्लादेशी है या फिर भारतीय। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासन की जमकर फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ मोल मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश। कहाँ से? मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। नए साल के मौके पर दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर मौजूद खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिली। लोग नए साल पर भगवान के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे। जहां तक नजर गई लोगों की भीड़ ही नजर आई। खाटू श्याम के दर्शन के लोग लंबी लंबी कतारों में नजर आए। सबसे ज्यादा भक्त खाटू श्याम के दिल्ली धाम मंदिर पर पहुंचे। इस दौरान मंदिर में जय श्री श्याम की गूंज सुनाई दी।
ये दिल्ली का खाटू श्याम मंदिर है, जहां पर बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचे थे और खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए किस तरह से भीड़ यहां पर लगी हुई है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ यहां पर लोगों के सिर नजर आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर में भक्त उमड़े। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद बदमाश मैनेजर राय को गिरफ्तार कर लिया। मामला खगौल इलाके का है, जहां पर पुलिस ने जब मैनेजर राय को रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें अपराधी मैनेजर राय घायल हो गया। घायल बदमाश को पटना एम्स में एडमिट कराया गया है। मैनेजर राय पर डॉक्टर अनवर आलम हत्याकांड का आरोप है, जिसे पुलिस लंबे वक्त से तलाश कर रही थी। साल 2022 में खगौल इलाके में डॉक्टर अनवर हत्याकांड हुआ था। वहीं आरोपी मैनेजर राय पर इसके अलावा भी रंगदारी, लूट, हत्या के कई संगीन मामले चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर से अग्नितांडव देखने को मिला, जहां पर लगी भीषण आग की वजह से लोग सहम गए। आग बीती रात करीब 11 बजे लगी थी और देखते ही देखते विकराल हो गई और लोग इसकी वजह से खौफजदा दिखे। आग एसडी कॉलोनी के एक घर में लगी, जिसने देखते ही देखते आसपास के घरों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। बाद में फायर ब्रिगेड पहुंची, इसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में बड़ा बस हादसा सामने आया, जहां पर बस और बाइक की टक्कर के बाद बस में आग लग गई और इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। हादसा नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां पर तेज रफ्तार बाइक ने बस को टक्कर मार दी थी। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से बस में आग लगी। बस हाईवे पर खड़ी जल रही है और इसकी वजह से पूरे नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी मची हुई नजर आ रही है। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, जबकि बस में सवार प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को भी वक्त रहते नीचे उतार लिया गया। इससे बड़ा हादसा टल गया। ये बस की हालत देखिए। हादसे के चलते काफी देर तक मौके पर जाम भी लगा रहा, जिससे लोगों को खासी परेशानियां उठानी पड़ी। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। लगातार बढ़ती ठंड के बीच बढ़ता कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे की वजह से देश के कई इलाकों में ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो वहीं सड़कों पर भी चलना मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से हालात ये हैं कि लोगों को सड़क पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसे में हादसे का खतरा बना हुआ है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वाराणसी, प्रयागराज, दिल्ली, कानपुर, ग्वालियर, मुरादाबाद, अयोध्या, आगरा, हरिद्वार और हैदराबाद की तस्वीरें, और हर तरफ आप ये सर्दी का सितम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और कोहरा जहां लोगों के लिए मुश्किलें बनाए हुए है, तो वहीं पर शीतलहर ने भी मुश्किलों को डबल कर दिया है। तो एक तरफ पूरे देश को शीतलहर और कोहरे से परेशानी हो रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी भी हो रही है। आप तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिससे ये आपको साफ होगा कि कैसे पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी से पूरी फिजा बदली हुई है। पहलगाम, मनाली, कठुआ, धर्मशाला, पुंछ और चंबा की तस्वीरें। हालांकि पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी का जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, वो जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस स्नोफॉल के दौरान। पहाड़ हर तरफ यहाँ पर बर्फ से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या रास्ते, क्या गाड़ियाँ, क्या पेड़, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। और बर्फ की ये सफेद चादर सैलानियों के चेहरे पर खुशियां ले आई है। अब खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां बेटे ही पिता की जान के दुश्मन बन बैठे।
26 दिसंबर को एयरफोर्स के एक रिटायर्ड कर्मचारी योगेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार 2 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में एक शूटर को अरेस्ट किया तो उससे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अरविंद नाम के इस आरोपी ने अपने बहनोई नवीन के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। नवीन यूपी पुलिस में कांस्टेबल है और कौशाम्बी जिले में तैनात है। इन दोनों को 5 लाख रुपए की सुपारी मृतक के ही 2 बेटों ने दी थी। बताया जा रहा है कि मृतक का अपने परिवार के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और इसी वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपी शूटर नवीन और मृतक के दोनों बेटे फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी योगेश की, जिनकी हत्या की सुपारी उनके बेटों ने ही दी और ये खुलासा किया पूछताछ में पकड़े गए शूटर ने। 2 शूटर इस हत्या की वारदात को अंजाम देने में इन्वॉल्व थे। उनमें से एक शूटर पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसने बताया कि मृतक के बेटों ने ही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते अपने पिता को मरवा दिया और 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। बेटे फरार हैं और दूसरा शूटर नवीन वो भी फरार बताया जा रहा है। एक अभियुक्त अरविंद जो कि मृतक का पड़ोसी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ पर उसने बताया कि वह इनके दोनों बेटों से मिलकर जो इस साजिश की गई और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने बहनोई को साथ में लिया और दिनांक 26/12/25 को एक हीरो एक्सट्रीम बाइक पर उसने हाईवे के किनारे इस घटना को अंजाम दिया था। मृतक से उनके दोनों बेटे और घर वाले परेशान थे। मृतक अपने बेटों से और परिवार से घर को खाली करवाना चाहता था और इस वजह से आपस में हमेशा कसीदगी बनी रहती थी। जहां तक जानकारी हुई है, नवीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हैं और वर्तमान में ये अभी वहां से एब्सेंट चल रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण ठंड में लगी आग से कई घर खाक हो गए। आग की शुरुआत रसोई गैस के सिलेंडर के फटने से हुई थी और जब तक आग बुझ पाती तब तक कई घर खाक हो चुके थे। किश्तवाड़ के दाझन इलाके में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और कई घर धू धू कर जलने लगे। दमकल विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई। आखिरी कोशिश के तहत लोगों ने खुद ही आग बुझानी शुरू की, लेकिन भीषण आग के सामने बाल्टी से फेंके जाने वाला पानी नाकाफी साबित होता रहा। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मी भी आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। आग पर काफी देर बाद काबू पाया गया, लेकिन इससे पहले कई घर खाक हो चुके थे। गनीमत रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। दिल्ली में नए साल के मौके पर एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यहां के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के लालबाग इलाके में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम बिहारी लाल था, जो गली में कुछ लड़कों के बीच हो रहे विवाद को शांत कराने पहुंचा था। बिहारी लाल ने लड़कों से गाली गलौज करने से मना किया। इस पर आरोपियों ने उसी पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बिहारी लाल को परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के घर में मातम है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक आरोपी को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि बाकी 2 फरार हो गए और पुलिस उन्हें जल्दी पकड़ने का दावा कर रही है। दिल्ली के लालबाग इलाके में बिहारी लाल नाम के एक शख्स की नाबालिगों ने इस बाबत हत्या कर दी कि वो उनके घर के बाहर गाली गलौज कर रहे थे और वो जब बेचारे अपने घर से बाहर निकलते हैं उन बच्चों को समझाने के लिए कि वो गाली गलौज ना करें, तो वो जो नाबालिग होते हैं उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें जब अस्पताल लेके जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। आप लोग मौजूद थे कल यहीं पे? हमें बाहर थे, हमें खबर मिली कि तुम्हारे पापा को किसी ने चाकू मार दिया है। पता चला वो लड़के पहले से भी यहाँ पे चक्कर लगाते थे, गलियों में दंगा करते थे। यहाँ पे आके किसी की साइकिल गिराना, गाली गलौज करके जाना, दरवाजों पे पत्थर मारना, ये हम सुनते थे, पर हमने कभी किसी को बोला नहीं। पर मेरे पापा आए शाम को काम पे से, उन्होंने बोला कि भाई गाली क्यों दे रहे हो,
उन्होंने मेरे पापा को बोला तू ज़्यादा बोल रहा है, तुझे ही बताता हूँ मैं। मेरे पापा यहीं खड़े थे, चाकू लेकर आए और हाथापाई करे और चाकू मार दिया उनके सीने पे। पापा क्या करते हैं आपका? फैक्ट्री में जॉब करते हैं, वो सिलाई का काम करते हैं। पूरी गली परेशान है इन लड़कों से बहुत ज़्यादा। इन्होंने बहुत आतंक मचा रखा है यहाँ पे, किसी को नहीं जीने देते। कोई भी आता है सबके संग हाथापाई करते हैं, चाकुओं से डराते हैं। ये पूरी गैंग लेके चलते हैं अपने। नाबालिग पुलिस कह रही है, आप भी तो यही बोल रहे हो इसमें। पुलिस बोलेगी वही तो हम बोलेंगे। आप क्या पुलिस से मिल के आए थे जो आपको पुलिस ने बोला नाबालिग है? कि वो दोनों नाबालिग हैं। हमारी बात हो क्या, ये उनसे नाबालिग नहीं है वो लोग। जो पकड़ा गया वो कौन है? वो यही झंडे वाले चौक में वो लड़का रहता है, पेट्रोल पंप की साइड वो लड़का, वहाँ पे पहले भी ड्रामा करके गया है वो लड़का। नाबालिग नहीं है। आप लोग ठहराओगे बात अलग है, वो नाबालिग नहीं है। तो देखिए, सीधे तौर पर परिवार का ये भी कहना है कि वो बच्चे नाबालिग नहीं भी थे। हालांकि पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई, उस जानकारी के मुताबिक जो पकड़ा गया आरोपी है उसको फिलहाल नाबालिग बताया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि अभी भी इस मामले में 2 लोग हैं जो फरार हैं और उनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पिज्जा शॉप में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी बिल्डिंग को आग की लपटों ने घेर लिया। आग दुकान के बेसमेंट पे लगी, जहां देखते ही देखते धुआं पूरी बिल्डिंग में भर गया। दुकान में मौजूद कर्मचारी और ग्राहक तुरंत बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों ने सबसे पहले दुकान के भीतर रखे 4 एलपीजी गैस सिलेंडर को बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अगर सिलेंडर में आग लगती तो पूरी बिल्डिंग धमाके की चपेट में आ जाती। बता दें कि जिस जगह आग लगी वहां ऊपर बैंक थी। हादसे के वक्त बैंक में भी धुआं भर गया। शटर खोलकर धुआं बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के पुणे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पटाखे की दुकान में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि पूरा का पूरा बाजार दहशत में आ गया। बताया जा रहा है कि आग शाम करीब 6:22 पर लगी और देर तक आग जलती रही। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग को काबू करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच पूरी दुकान जलकर राख हो गई। दरअसल दुकान में बड़ी संख्या में पटाखे रखे थे, जिनकी वजह से आग बुरी तरह भड़क गई, जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। दुकान के भीतर से पटाखों के फटने की आवाजें भी आती रहीं। गनीमत यह रही कि आग जब लगी दुकान में मौजूद लोग बाहर निकल आए, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी होने से बच गई। हालांकि आग लगी कैसे इसका पता फिलहाल नहीं चला है, लेकिन स्थानीय लोग शॉर्ट सर्किट को वजह बता रहे हैं। बता दें कि जिस जगह ये आग लगी वो पुणे का पिंपरी चिंचवाड़ इलाका है, जहां कई नामी दुकानें हैं और जिस दुकान में आग लगी वो पटाखे के लिए मशहूर है। हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का एक इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। बदमाश पर करीब आधा दर्जन लूट और चोरी के मुकदमे चल रहे हैं और बदमाश गैंगस्टर एक्ट में वांटेड था। पकड़े गए इस बदमाश के पैर में गोली लगी है और इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि थाना हाफिजपुर पुलिस रामपुर कट पर चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक पर एक संदिग्ध शख्स आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो बदमाश के पैर में लगी और पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध प्रतीत हुई स्प्लेंडर बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बाइक तेजी से बढ़ाकर और उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि गौरव नाम का ये बदमाश अमरोहा के गजरौला के गांव नाईपुर का रहने वाला है और 20,000 रुपए का इनामी बदमाश है। इस पर हापुड़ के अलग अलग थानों में लूट और चोरी के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इस बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 3 कारतूस और बाइक बरामद की है।